चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। चलिए। तो आज की क्लास में अपन लोग, जो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने यूनिट 5 तक कंप्लीशन किया था, उसका रिवीजन करेंगे। और उसके बाद अपन यूनिट वाइज जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो वो आप पूछते जाना, मैं उसका भी रिवीजन आपको करा दूंगा, है ना। तो सबसे पहले अपन लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम के बारे में देखा था। इट इज डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो ये सभी को क्लियर था कि बाइनरी नंबर सिस्टम में आप लोग जो वैल्यू ले रहे हैं वो अपन ने 0 1 वैल्यू ली थी। डेसिमल में जो आपने वैल्यू ली थी वो 0 to 9 वैल्यू ली थी। मतलब यहाँ पे डेसिमल मतलब आपने 10 के लिए इसकी बात करी थी। के बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो अपन इसमें वैल्यू ले रहे हैं, वी कैन गेट द वैल्यू फ्रॉम 0 to 7। 0 to 7 की इसकी वैल्यू ली थी फॉर द ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम। और हेक्साडेसिमल में 0 to 9 लेंगे और उसके साथ सी ABCDEF, मतलब 10 11 12 13 14 15 15 ना लेते हुए अपन इसको ए से लेकर एफ तक इसको यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक कन्वर्जन टेबल अपन ने देखा था जिसमें अपन ने डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल इनका कन्वर्जन भी अपन देख सकते हैं। देन आफ्टर दैट कन्वर्जन सिस्टम फॉर फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। देखिए, अगर अपन को ये कन्वर्जन अगर अपन को चेक करना है कैलकुलेटर से, तो आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, जो आपके पास यहाँ पे अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से अपन जो कन्वर्जन की वैल्यू है वो डायरेक्ट इसमें चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने इसमें सॉल्व किया हुआ है उसका आंसर, जब अपन इसको एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब बाइनरी से डेसिमल में या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में या ऑक्टल से डेसिमल में, तो वो आंसर एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, उससे भी अपन कर सकते हैं। क्लियर? दिस इज फ्रॉम ऑक्टल टू डेसिमल। किसी भी टॉपिक में किसी को कोई डाउट हो, क्योंकि मैं इसमें रिवीजन करा रहा हूँ आप लोगों को आज, तो कोई भी डाउट है या प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से एक बार पूछ भी लेना फिर से, तो मैं आपको फिर से वो टॉपिक एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा डीपली। ठीक है। और उसके बाद हेक्साडेसिमल, यहाँ पे अपना हेक्साडेसिमल 16 टू द बेस से अपना बाइनरी सिस्टम, ये वैल्यू अपन ले रहे हैं इसमें। ठीक है। ऐसी अगर कोई भी डिफरेंट बेस अगर आपको दी हुई हो, जैसे सिंपल यहाँ पे इस वैल्यू को आपको डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो जरूरी नहीं है कि वैल्यू आपको बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल उसके फॉर्म में हो। वैल्यू आपकी 5 7 9 इसके फॉर्म में भी आपकी वैल्यू गिवन रहती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब अपन कन्वर्जन कर रहे हैं तो जिस प्लेस में जो वैल्यू आपको दी हुई है वो, और उसका मल्टीप्लीकेशन जो अपन कर रहे हैं, ये तो हो गया आपका 1204। ये पर्टिकुलर स्पेस के लिए अपने उसके लिए हो गया जहां जहां वो चीज आपकी एग्जिट कर रही है, और उसको मल्टीप्लाई अपन कर रहे हैं। वी कैन मल्टीप्लाई दैट वैल्यू टू द बेस कोफिशिएंट। बेस कोफिशिएंट मतलब जिस कोफिशिएंट में आपका उसकी वैल्यू है। तो a⁻j हमेशा लेते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू ले रहे हैं वो अपन 5 ले रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 यहाँ पे अपना बेस सिस्टम ली हुई है। ठीक है। सिमिलरली जब हायर बेस से लोअर बेस के लिए अपन ने इसमें देखा हुआ है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू में अपन डिवीजन की वैल्यू इसमें यहाँ पे कंसिडर करी हुई है अपने। और जब डेसिमल की बात के लिए अपनी वैल्यू अपनी इसमें गिवन हो रही है, जैसे मान लीजिए 0.6875 डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम, इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं अपन इसकी वैल्यू, तो अपन जो भी वैल्यू आपकी गिवन है इसमें, दैट इज 0.6875 है, तो उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई किस वैल्यू से करेंगे? जिस वैल्यू में आपको कन्वर्ट करना है। इसलिए यहाँ पे फ्रॉम अप टू डाइन इसको वैल्यू पुट करके अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है। ऐसे सिमिलरली ये नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट में अपन ने आर्स कॉम्प्लीमेंट और r-1 कॉम्प्लीमेंट देखा था। आर्स कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, r-1 कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। आर्स कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो अपन लिख रहे हैं वो अपन लिख रहे हैं यहाँ पे r⁻n माइनस कैपिटल N। r⁻n का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि ये जो वैल्यू आपकी एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे r⁻n, वो एग्जिस्ट कर रही है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आपके इसमें गिवन है, माइनस कैपिटल N मतलब जो भी आपका उसमें वैल्यू गिवन है n की वैल्यू।
ठीक है, ये आर्स के इक्विवेलेंट के अपन ने एग्जांपल देखे थे। सिमिलरली आर्स आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट के लिए जो अपन इसमें ले रहे हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ आर टू पावर एन स्मॉल एन माइनस आर टू पावर माइनस एम माइनस कैपिटल एन। स्मॉल एन मतलब डेसिमल के पहले की वैल्यू जो आएंगी वो होंगी, स्मॉल एम क्या है, वो आपकी डेसिमल की बाद की वैल्यू जो रहेंगी वो आ जाएंगी, और कैपिटल एन मतलब जो नंबर आपका इसमें गिवन है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे अपना आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट है, तो मतलब अगर टेंस कॉम्प्लीमेंट होगा आपका, यहाँ पे मान लीजिए 10 दिया हुआ है और आर माइनस वन इसमें अपन को फाइंड आउट करना है, तो आर माइनस फाइंड वन के लिए क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू, फॉर दिस द वैल्यू इज नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, तो वो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, सिमिलरली जब वंस कॉम्प्लीमेंट हो रहा है आपका, तो टू बेस के लिए हो रहा है, तो उसकी वैल्यू अपन यहाँ फाइंड आउट कर ली। ऐसी सब्सट्रैक्शन के लिए अपन ने ये प्रोसीजर फॉलो किया था विद द हेल्प ऑफ आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। दोनों का सेम रहेगा, बस चेंज इतना आ जाएगा कि वहां अपन आर्स कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे और यहाँ मैंने अपन आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। तो ये तो था आपका डिजिटल में जो था। इसी में एक चीज और है जो आपके लॉजिक गेट्स, जो आपने अच्छे से देखे हुए हैं। एंड गेट मतलब डॉट ऑपरेटर अपन यूज कर रहे हैं, मतलब एक्स डॉट वाई उस एंड गेट में आ रहा है आपका। सिमिलरली और गेट में आपका एक्स प्लस वाई है यहाँ पे जो अपन यूज कर रहे हैं। तो इन ऑपरेटर्स का पता होना अपन को जरूरी है, कभी कभार क्वेश्चन में आपका ये आ जाता है कि जो लॉजिकल गेट में जो एल्जेब्रिक फंक्शन आप यूज कर रहे हैं या फिर जो ऑपरेटर आप यूज कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ठीक है, और गेट हो रहा है यहाँ पे, तो और में हमेशा एडिशन मतलब प्लस हो रहा है, यहाँ पे एंड गेट है तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे। सिमिलरली नॉट गेट मतलब उसमें आपका क्या हो रहा है, नॉट गेट में उसकी रिवर्स वैल्यू आ रही है। बफर मतलब सेम। नैंड मतलब एंड गेट और इन्वर्टर गेट, ये वैल्यू इसमें आ रही है। सिमिलरली नॉर में हो जाएगा आपका और गेट और इन्वर्टर टर्मिनल। और एक एक्स और गेट है, इसमें क्या है, अपन इसको यूज कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं, इट इज एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई। ठीक है, इसी एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को जो अपन रिप्लेस करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, या और इंटरचेंज करने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके बाद जो वैल्यू आपकी आती है, वी कैन गेट द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ द वैल्यू ऑफ द टर्म डी मॉर्गन थ्योरम, दैट इज एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर आ रहा है यहाँ पे। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ए प्लस एफ, इस होल का कॉम्प्लीमेंट अगर अपन कर रहे हैं तो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट डॉट ई कॉम्प्लीमेंट डॉट एफ कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से यहाँ पे आएगा ये। और यही अपन ने इसका प्रूफ भी देख लिया था यहाँ पे, जो अपन ने देखा था, दैट इज अपन को प्रूफ करना था एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब प्लस है तो डी मॉर्गन थ्योरम में हमेशा ध्यान रखना है, अगर एंड ऑपरेटर है तो और हो जाएगा, और ऑपरेटर है तो एंड हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब जो प्लस ऑपरेटर हमेशा ध्यान रखना, प्लस हमेशा और ऑपरेटर होता है और डॉट हमेशा एंड ऑपरेटर होता है ना। तो इसकी वैल्यू जो आ गई आपकी, वो आपकी एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक्स प्लस वाई, प्लस को अपन ने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे डॉट से, और पूरे के पूरे इसको इंडिविजुअल उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डॉट एंड वाई डॉट, ये वैल्यू इसमें आ गई आपके साथ। तो जैसे ही इसकी टेबल अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये अलग अलग वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे, दैट इज एक्स वाई एक्स डॉट वाई डॉट, तो ये वैल्यू अपनी अलग अलग इसमें आ सकती है। तो इन वैल्यूज को देखने के लिए ही अपन इसको आगे इसको कंसिडर करते हैं, जिससे आपकी इसकी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू इसमें आपको मिलते हुए आए। ठीक है, इसी तरीके से अपन ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का टर्म भी देखा था, जिसमें अपन ने सेमीकंडक्टर की स्टार्टिंग करी थी। तो सेमीकंडक्टर हमेशा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की जिसमें अपनी प्रॉपर्टी, मतलब ये एक तरीके का ऐसा एलिमेंट है जिसको अपन कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है उसको अपन लेके चलते हैं इसमें। और इसमें सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट जो आपका सेमीकंडक्टर अपन यूज करते हैं, दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मनियम, इसको अपन यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद एनर्जी बैंड डायग्राम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एनर्जी बैंड डायग्राम मतलब ये बताता है कि जो भी आपका एनर्जी गैप हो रहा है किस किस के बीच, जब अपन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड यूज कर रहे हैं, मतलब वैलेंस बैंड से जब कंडक्शन बैंड के लिए अपन स्विच कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर दैट
वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, जो एनर्जी गैप इसमें आएगा, इसकी वैल्यू जो रहेगी फॉर दिस, तो ये डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए अलग अलग वैल्यू आपकी रहेगी। दैट इज सिलिकॉन के लिए आपका एनर्जी गैप अलग रहेगा, जर्मेनियम के लिए अलग, इंसुलेटर के लिए अलग, और आपकी जो वैल्यू आ रही है कंडक्टर, इंसुलेटर, इन सब के लिए अलग हो जाए। तो जो जो वैल्यू इसमें डिफरेंट डिफरेंट रहती है फॉर एनर्जी गैप। इसी तरीके से सेमीकंडक्टर की अपन ने स्टार्टिंग करी थी। इट इज दो टाइप के सेमीकंडक्टर हम देखते हैं। नंबर वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब एक तरीके का प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होता है आपका इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इसका मतलब ये है कि जब अपन को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की यूज करते हैं तो उसमें अपन इंट्रिंसिक का अपन ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हो जाएगा। दिस इज योर द प्योर सेमीकंडक्टर ऑफ टाइप। और इसी में जो वैल्यू आपकी आ रही है प्योर सेमीकंडक्टर, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या है कि जब किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अपन कोई इम्प्यूरिटी एटम्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो अपन इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें, चाहे वो अपन होल्स को ऐड करें, तो उससे आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का अपन फॉर्म कर रहे हैं। तो उसको अपन दूसरे तरीके से अपन डोपिंग से भी उसको इंडिकेट करते हैं कि इट कैन ऑल्सो हेल्प with it can also be done with the help of doping of electric semiconductor। तो डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर की हेल्प से भी उसको देखा जा सकता है, ठीक है ना। नाउ इसमें जो दो अलग अलग टाइप्स हैं इसमें, इट इज फॉर एक्सचेंज सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नंबर वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड द सेकंड वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या है कि जब आप पेंटावैलेंट एटम को यूज कर रहे हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है जब अपन ट्राईवैलेंट एटम का यूज कर रहे हैं। एन टाइप में अपन डोनर इम्प्यूरिटी के तरह यूज करते हैं उसको, और पी टाइप में अपन उसको एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी की तरह उसको अपन उसका अपना यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसी से जो एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो अब सबसे अच्छा एग्जांपल अपना पहले भी अपन देखते हुए आए हैं, द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज द आर्सेनिक। आर्सेनिक को भी अपन ले सकते हैं, इसमें आर्सेनिक हो जाए या एंटीमोनी हो जाए या फिर आपका इसमें फॉस्फोरस हो जाए, तो अलग अलग इसमें वैल्यू आ जाती है इसमें। सिमिलरली जब अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब जब अपन को अपने नंबर ऑफ होल्स को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट एटम को ऐड करते हैं किसी भी एक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, मतलब जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें अपन ऐड करते हैं। तो इसमें जो वैल्यू आपकी रहती है फॉर दैट पी टाइप सेमीकंडक्टर, एल्यूमिनियम, बोरोन एंड गैलियम, ये इसमें वैल्यू आ जाती हैं। और एक चीज का ध्यान रखना हमेशा आप लोग कि जब एन टाइप सेमीकंडक्टर की वैल्यू इसमें ले रहे हैं, तो फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि एन टाइप है मतलब उसमें जो इंपॉर्टेंट जो अपन इंक्रीज कर रहे हैं, वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, दैट आर द मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है, और होल उसमें माइनॉरिटी कैरियर रहेंगे। एंड फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसके लिए पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो वैल्यू रहेगी, जो गिवन वैल्यू रहेगी, उसमें अपन नंबर ऑफ होल्स को इंक्रीज कर रहे हैं। इट मीन्स दैट इसमें जो आपकी मेजॉरिटी कैरियर रहेंगे वो आपके होल रहेंगे, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है। फिर पीएन जंक्शन डायोड के बारे में अपन बात कर लेते हैं। मतलब पीएन जंक्शन डायोड मतलब एक पी टाइप हो जाएगा आपका, एक एन टाइप हो जाएगा, और इसके बीच जो आपका यूज करेंगे, वी कैन यूज द डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर का मतलब ये है कि जो आपने डिप्लीशन लेयर का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी भी डायोड में अपनी पॉजिटिव सप्लाई दें या नेगेटिव सप्लाई दें, जैसे मान लीजिए अपन अगर सिंपल, जब पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तो एक तरीके का आपका इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होता है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूज होंगे या जो अपना ट्रेवल करेंगे, दैट विल टेक प्लेस फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। सिमिलरली जब होल आपका डिफ्यूज होंगे, दैट विल टेक प्लेस फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। इस तरीके से इसका काम करेगा। इसमें डिप्लीशन रीजन की बात करें या डिप्लीशन लेयर की बात करें अपन, ठीक है। बाइजिंग ऑफ डायोड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बाइजिंग में
सभी अपन जानते हैं कि बाइजिंग ऑफ डायोड में जो जब भी अपन वैल्यू लेके चलते हैं तो फॉर दैट बाइजिंग ऑफ डायोड उसमें या तो आपकी फॉरवर्ड बाइजिंग होगी या रिवर्स बाइजिंग होगी। तो फॉरवर्ड बाइजिंग मतलब पी टाइप को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है और एन टाइप को आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। तो जब फॉरवर्ड बाइजिंग है इस टाइम पे तो आपका डायोड कंडक्ट करेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे कुछ आपका इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ इसकी तरफ जाएंगे पी एन टाइप से पी टाइप की तरफ, कुछ होल्स आपके पी टाइप से एन टाइप की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन यहाँ पे अपन जो बना रहे हैं इस डायग्राम में, हियर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो आप यहाँ पे डिप्लीशन लेयर आ रही है या डिप्लीशन रीजन आ रही है आपकी स्मॉल आ रही है, मतलब छोटी सी अपन डिप्लीशन ले रहेगी। यही चीज अगर आप रिवर्स बाइसिंग में देखेंगे तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है कि उसमें जो आपका बैरियर रहता है वो आपका रिवर्स वोल्टेज के अक्रॉस ही हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं जो और जो होल्स हैं वो आपका जंक्शन से दूर होने की कोशिश करते हैं। जैसे ही दूर होने की कोशिश करते हैं इसका मतलब है कि उसमें कोई भी कंडक्शन नहीं होता। अगर कंडक्शन नहीं होता इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की भी साइज आपका यहाँ पे आपको ज्यादा मिलता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं हाईलाइट से आपको दिखाता हूँ। हाँ, इससे तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन जो है ये डिप्लीशन रीजन भी आपका यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में आपको मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू हो रही है रिवर्स बाइसिंग। इसीलिए अपना बोला जाता है कि जब भी अपन रिवर्स बाइसिंग की बात करते हैं तो वहां आपका डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग में आपका डायोड कंडक्ट करेगा। ठीक है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट तो आपको मिलता है और एक नेगेटिव वोल्टेज आपको मिलता जाता है, लेकिन वोल्टेज को रोकने के लिए ही मतलब अपना होता क्या है कि जो आपका रिवर्स बाइसिंग में चलता है तो रिवर्स वोल्टेज की एक अपर लिमिट हो जाती है, जिससे क्या है आपका डायोड क्या है बर्न आउट ना हो या उसमें कोई भी आपका साइड इफेक्ट ना हो या उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं हो, मतलब वो सेफली वर्क करे। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन उस अब इस वोल्टेज इस डायोड का जो रिवर्स बाइजिंग में जो अपना कंडक्शन है दैट कंडक्शन विल बी अप टू द ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो वो ब्रेक डाउन वोल्टेज दो वैल्यू पे डिपेंड करता है। नंबर वन इज द एवलांचे इफेक्ट एंड द सेकेंड वन इज द जेनर इफेक्ट। तो दो तरीके से यहाँ पे इफेक्ट आते हैं इसमें, एवलांचे एंड द जेनर इफेक्ट। और इसी तरीके से जब अपन सिंपल कोई भी आइडियल डायोड की बात करते हैं तो फॉर द आइडियल डायोड में चाहे अपन फॉरवर्ड बाइस की बात करें या रिवर्स बाइस की बने तो डायोड एक तरीके का आपका स्विच की तरह काम करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जिसका जो कंडक्शन होगा वो फॉरवर्ड बाइस में कंडक्ट करेगा, लेकिन रिवर्स बाइस में ये आपका कंडक्ट नहीं करेगा। इसलिए अपन इसको एज अ स्विच भी इसको अपना एज ए स्विच से भी अपन इसको इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है ना। इसी के बाद आपका इसमें आता है जो अपन ने देखा था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बीजेटी में भी अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि तीन तरीके से अपन इसको लेते हैं। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, दो डायोड को मिक्स कर रहे हैं। एक पीएन जंक्शन डायोड को, मतलब पीएनपी का मतलब क्या है कि आपने दो डायोड सीरीज में लिए यहाँ पे। इसलिए मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ लाइक दिस। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे एक पीएन बन गया फिर एक एनपी बन गया यहाँ पे। ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि एक डायोड मैंने यूज किया, ये एन तो मेरा कॉमन है यहाँ पे, है ना। तो कॉमन को मैंने मिडिल में ले लिया। सिमिलरली जब एनपीएन अपन यूज कर रहे हैं तो लाइक दिस, ये एनपी ले लिया फिर आपका यहाँ पे पीएन ले लिया। तो एनपी डायोड और पीएन डायोड। तो ये डिपेंड करता है कि जो आप इसमें यूज कर रहे हैं। तो हमेशा ही अपन इसमें क्या करते हैं, वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ जंक्शन। जो जंक्शन अपन में यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने मिडिल में जो आपका जंक्शन है उसमें वैल्यू आपकी एन आ रही है, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे मिडिल में जो जंक्शन है वो उसमें वैल्यू आपकी अपन पी लेके चल रहे हैं। तो बीजेटी में चाहे अपन उसमें पीएनपी लें चाहे अपन उसमें एनपीएन लें, तो दोनों ही आपके इसमें कंज्यूम चलते हैं। हाँ, एक चीज का इसमें अपन और ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे जो अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तीन टर्मिनल्स अपन इसमें यूज करते हैं, चाहे अपना पीएनपी हो या एनपीएन हो। जैसे एमीटर को भी लेके चलते हैं अपन, कलेक्टर को भी लेके चलते हैं और बेस को भी लेके चलते हैं। तो कलेक्टर, एमीटर और बेस
इससे अपना इसका मतलब ये है कि ये चीज अपन को ये बता रहा है कि जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है, जब अपन इसको, इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, जब भी अपना बीजेटी का क्लासिफिकेशन होता है तो उसको अपन तीन तरीके से करते हैं, दैट इज कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने कॉमन बेस को ले रहे हैं, किस तरीके से कॉमन एमिटर को ले रहे हैं, या किस तरीके से कॉमन कलेक्टर को ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपना कॉमन टर्म आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो कॉमन टर्म है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो एग्जांपल है, ये अपना, चलो आप ही बताओ ये किसका एग्जांपल है, कॉमन बेस का है, कॉमन कलेक्टर का है, या कॉमन एमिटर का है? कोई भी बताए स्टूडेंट्स में से। बताओ सोनम, ये किसका एग्जांपल है, कॉमन बेस है, कॉमन कलेक्टर है, कॉमन एमिटर है? या विनोद आप बताओ बेटा। हाँ बताओ विनोद, कौन सा है ये बेटा जो अपने यहाँ पे ट्रांजिस्टर लिया हुआ है अपन ने? बोलो विनोद, या कोई भी बता दे क्लास में जो प्रेजेंट है अभी। सोनम आप बताओ, या रजय आप बता दो। चलिए बिल्कुल सही। इसमें अगर माइक में प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो कॉमन बेस, या आपका कॉमन बेस टर्मिनल इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर पीएनपी अपन यूज कर रहे हैं या एनपीएन यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो मिडिल में आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो अपना इसमें कॉमन बेस इसमें से सिलेक्ट किया हुआ है। और जो आपने इसमें करंट की इक्वेशन अपन यूज कर रहे हैं, दैट इज, अब इसमें क्या है, कॉमन बेस है, इसका मतलब ये बेस टर्मिनल जो है ये कॉमन है इनपुट और आउटपुट के बीच। तो इनपुट और आउटपुट के बीच मतलब ये है कि यहाँ पे इनपुट जो है वो आपका एमीटर और बेस हो रहा है। ठीक है, मतलब इसमें यहाँ पे अगर अपन इनपुट की बात करें तो इनपुट इज बिटवीन एमीटर एंड बेस। ठीक है, और यहीं पे अगर अपन आउटपुट की बात करते हैं, आउटपुट इज इन बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। ठीक है ना, तो दो तरीके से यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है, जब अपन इनपुट ले रहे हैं और जब अपन आउटपुट ले रहे हैं। क्लियर, मतलब दो जो आपका बेस है वही आपका कॉमन है दोनों में। और यहाँ पे जो जैसा अपना अपना जो बीजेटी अपन यूज करेंगे, जो है वो अपना पीएनपी हो या एनपीएन हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो इनपुट सप्लाई है उस इनपुट सप्लाई को अपन इंडिकेट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पे पीएनपी कर रहे हैं, इसका मतलब पी में आप जो इनपुट है वो आपका एमीटर और बेस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पी को आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एन को अपन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जब अपन एनपीएन में जाएंगे तो एनपीएन में जाने के लिए क्या करेंगे, अपन एन को अपन नेगेटिव से कनेक्ट कर लेंगे और पी को अपन पॉजिटिव से। तो इसी से आपका एनपीएन का भी इंटीग्रेशन हो रहा है, आपको हो जाएगा, अपन समझ आ जाएगा। तो कॉमन बेस में जैसे अपन ने कल देखा था, तो ये भी आपका इस तरीके होगा, मतलब यहाँ पे बेस टर्मिनल हो गया, बेस एमीटर और कलेक्टर तीन इसमें वैल्यू आ गई हैं। सिमिलरली ये हो गया आपका, दिस इज फॉर पी एन पी, और यहाँ पे अपन इसको एनपीएन की तरह भी इंडिकेट कर सकते हैं। बस एनपीएन में चेंज ये हो जाएगा कि जो आपका इनपुट सप्लाई है यहाँ पे वो आपका पॉजिटिव को अपन यहाँ पे इनपुट में प्लस साइन से कनेक्ट करेंगे, मतलब इसको फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे, और एन को यहाँ पे अपन माइनस से साइन, माइनस मतलब नेगेटिव साइन से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और कॉमन बेस का मतलब ये होता है कि बेस इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट साइड, वो मैंने अभी आपको बताया ही था। तो इनपुट आपका सप्लाई जो अपन अप्लाइड कर रहे हैं वो एमिटर बेस के बीच कर रहे हैं, और आउटपुट जो अपन को मिल रहा है वो अपन को कलेक्टर और बेस के बीच
बीच अपन को आउटपुट मिल रहा है। क्लियर? फिर एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि यहाँ पे जो आपके इसमें रीजन आएंगे, जब अपन कभी भी कोई सा भी इसकी वैल्यू, इसकी बात करेंगे अपन, ट्रांजिस्टर की बात करेंगे, तो इसमें 3 तरीके के रीजन आपके अवेलेबल रहेंगे। नंबर 1 इज द एक्टिव रीजन, सेकेंड वन इज द कट ऑफ रीजन एंड द थर्ड वन इज द सैचुरेशन रीजन। इस तरीके से अपना रीजन इसमें इंडिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, ये वैल्यू इंडिकेट करेगा आपका कि कहाँ पे इसको अपन कनेक्ट करते हैं। इसी से आपका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर आ जाएगा, जिसको अपन अल्फा से इंडिकेट करते हैं। मतलब जो आपकी आई सी और आई ई जो करंट आ रहा है आपका, मतलब आउटपुट करंट और इनपुट करंट जो आ रही है वो आपका अल्फा से इंडिकेट कर देते हैं, है ना। इसी तरीके से अपन बीटा का वैल्यू ले लेते हैं अपन। तो ये आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, पिछले वाला था आपका कॉमन बेस, यहाँ पे आगे आपका कॉमन एमीटर। इसका मतलब ये है कि मिडिल में जो आपने कनेक्ट किया हुआ है, देखिए जो भी आपके इसमें कॉमन टर्मिनल रहेगी वो आपकी कनेक्ट आपके, वो उसका मतलब ये है कि दिस इज द इन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। मतलब ये जो आपका कॉमन टर्मिनल आपका आ रहा है, ये आपका इनपुट और आउटपुट इन दोनों के बीच के ही कनेक्शन से आपको मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट हो तो बताएं बेटा, है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी आ गई है, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। सिमिलरली यहाँ पे अपना करंट गेन वैल्यू अपना बीटा ले लिया है, और आई की वैल्यू अपनी यहाँ पे आई जो अपना, अब इसी में अपना रिलेशन भी देखा है अपने, दैट इज अल्फा और बीटा के बीच। मतलब जो आपका ट्रांजिस्टर यहाँ पे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और ट्रांजिस्टर करंट गेन, इन दोनों के बीच का जो आपका रिलेशन है वो अपना अल्फा और बीटा से के बीच है। मतलब अल्फा की वैल्यू जो है वो आपकी बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, इसके लिए आपकी आ रही है। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब कलेक्टर आपने कनेक्ट किया हुआ है इनपुट और आउटपुट के मिड में, ये वैल्यू आपकी आ रही है। तो ये तो था अपन ने जो अपना यूनिट 5 में किया था। अब सिमिलरली मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जब यहाँ पे यूनिट वाइज जो अपन ने इसमें देखा था, उसमें अगर मैं आपको फर्स्ट यूनिट का भी एक बार ब्रीफ लाइक दिस, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में भी अपन ने देखा था, तो इस यूनिट में भी अपना अगर बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज अपन ने देखी थी फर्स्ट यूनिट में, जब भी कभी अपन स्टार्ट करते हैं कोई सा भी सर्किट, तो उसमें आपको दो कंसेप्ट आपको रिवाइज होने चाहिए। नंबर 1 कंसेप्ट इज लूप एंड द सेकंड वन कंसेप्ट इज मैश। अब लूप का मतलब ये होता है कि जो भी आपका इनर पाथ और आउटर पाथ दोनों के दोनों इसमें आएंगे। जैसे कि मैं आपको इसमें डायग्राम में भी बताता हूँ। जैसे लूप में क्या है, यहाँ पे अपन इनर में जो अपन देख रहे हैं 1 2 एंड 3, ठीक है ना। मतलब ए बी डी ए, बी सी डी बी और ए बी सी डी बी ए, मतलब पूरा का पूरा। तो मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये तो आपका सेम होना ही चाहिए। और इसमें आपके 3 लूप आपके मिलेंगे आपको। और इसी तरीके से अगर अपन मैश की बात करेंगे तो मैश क्या है, मैश एक तरीके का आपका मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म है किसका, आपका लूप का, जिसको अपन फिर से फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो आपका जो इनर वाला जो है मतलब ए बी डी ए, ठीक है, और बी सी डी बी, जो इनर वाला है इसी को अपन मैश मान के चलेंगे। जो आपका ए बी सी डी ए जो आउटर वाला है ये आपका मैश नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई भी डाउट हो तो बात बीच में आप पूछते जाना। सिमिलरली अपन ने वोल्टेज कन्वर्जन भी देखा था इसमें कि कैसे अपन सोर्स कन्वर्जन देखा था, मतलब कैसे अपन किसी एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब भी कभी कोई वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस आपकी सीरीज में कनेक्ट होता है तो उसको जो अपन सोर्स कन्वर्जन उसमें यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आपकी आ रही है, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको कन्वर्ट करके अपन करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब अपन इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आई की वैल्यू जो रहेगी दैट आई
मतलब दैट करंट विल बी द वैल्यू ऑफ I इक्वल टू V बाय R। V बाय आर से इसको इंडिकेट कर रहे हैं, तो V हो जाएगा आपका 10 और रेजिस्टेंस जो है इसमें आपका द रेजिस्टेंस विल बी द 1 किलो ओम। तो उससे जो वैल्यू आपकी आ रही है दैट वैल्यू इज 10 मिली एम्पियर। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जब भी अपन सोर्स कन्वर्जन को यूज करते हैं तो सोर्स कन्वर्जन की वैल्यू के लिए उसमें जो अपनी जो भी वैल्यू उसमें आती है, चाहे अपना किसके लिए लें, चाहे अपनी करंट की वैल्यू लें या वोल्टेज की वैल्यू लें, तो उसके लिए ये जो वैल्यू आपकी आएगी, ये वैल्यू हमेशा जो रेजिस्टेंस आपका वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में यहाँ पे अपन कनेक्ट किया हुआ था, वही रेजिस्टेंस सेम वैल्यू, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू भी आपकी जो हो जाएगी दैट वैल्यू विल बी द इन पैरेलल विद द करंट सोर्स। तो ये करंट सोर्स के साथ इसके पैरेलल में अपन कनेक्ट करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे। सिमिलरली किरचॉफ लॉ के बारे में, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ, मतलब जब करंट को अपन समीशन ऑफ आई इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो फर्स्ट लॉ यूज कर रहे हैं। जब समीशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ ई या समीशन ऑफ ई प्लस समीशन ऑफ आई आर, मतलब किसी भी क्लोज लूप में या फिर किसी भी क्लोज मैश में जब अपन समीशन ऑफ वोल्टेज करें और समीशन ऑफ आई आर ड्रॉप करें, तो उसका पूरा का पूरा समीशन का ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है दैट विल बी 0, है ना। तो उसके बाद अपन इसमें देख रहे हैं डीसी सर्किट एनालिसिस यूजिंग मैश मेथड। तो मैश मेथड अपन सब अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके सर्किट मैशेस हैं। उसके बाद अपन एक सर्कुलेटिंग करंट अप्लाई करते हैं जिसका डायरेक्शन क्या रहता है, दैट डायरेक्शन विल बी द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसमें अपन किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल इसमें अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से अपन ने न्यूमेरिकल भी इसमें सॉल्व किया था। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को अपन ने सॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या किया यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट सर्किट मैश है, तो इंडिपेंडेंट सर्किट मैश जो अपने लिए है, 2 सर्किट मैशेस हैं यहाँ पे दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद अपन ने क्या किया, इसमें सर्कुलेटिंग करंट इसमें फ्लो कराया है, चाहे आपका इसमें पहला वाला मैश हो या सेकंड मैश हो, दोनों ही मैश में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कराया है। तो मैश नंबर 1 मतलब आपका यहाँ पे I1 जो अपना इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, तो उसका पाथ क्या हो जाएगा आपका, मैं आपको बताता हूँ। ध्यान रखिएगा जब भी अपन इसको लिखते हैं तो उसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वो आपका सेम होना चाहिए। अपन ने ए से स्टार्ट किया है तो ए बी ई एफ ए, ठीक है ना, मतलब ए बी ई एफ ए। इसका मतलब यह है कि जो पहला मैश आपका इसमें बन रहा है, उस पहले मैश में जो आपके इसमें यहाँ पे आपके जो अपने पैरामीटर्स आ रहे हैं, पैरामीटर्स का मतलब ये है जो आपके इसमें एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहा है। एक 5 ओम आ रहा है, एक 15 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स आ रहा है, एक 8 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, एक यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है और एक 10 ओम का रेजिस्टेंस, और 15 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स फिर से आ रहा है। ठीक है ना, तो इसमें अपन ने क्या किया, या तो आप एंटरिंग साइन के साथ इसकी इक्वेशन लिखें या फिर इसमें आप लीविंग साइन के साथ। तो वो डिपेंड करता है कि अपन अगर अपन ने पहले वाले एलिमेंट में अगर आपने लीविंग साइड के साथ लिखा हुआ है तो सारे के सारे इसमें अपन को लीविंग साइड के साथ ही लेके इसको कंसीडर करके चलेंगे अपन। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू एग्जिस्ट होगी दैट वैल्यू विल बी इन टर्म्स ऑफ I1। तो I1 के साथ अपन लिखेंगे, और यहाँ पे 8 ओम की ब्रांच जो है दैट 8 ओम ब्रांच इज इन बिटवीन द I1 एंड I2, मतलब ये कॉमन ब्रांच है आपकी इन दोनों के बीच। तो अपन इसको 8I1 माइनस I2, मतलब जहां से आपका इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 की वैल्यू कैसे फ्लंट हो रही है, क्योंकि ये आपकी कॉमन ब्रांच है, आपकी BE जो है वो कॉमन ब्रांच है। इसमें जो I1 जो करंट फ्लो अपन कर रहे हैं दैट I1 विल फ्लो फ्रॉम B टू E, और I2 जो अपन फ्लो कर रहे हैं दैट I2 विल फ्लो फ्रॉम E टू B। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे जो अपन इक्वेशन लिख रहे हैं 8 इंटू I1 माइनस I2, इस तरीके से अपन इसकी वैल्यू को इंडिकेट है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से अपन यहाँ पे इसको मैश एनालिसिस में इंडिकेट कर सकते हैं। सिमिलरली अपन ने एक मैश के लिए, एक क्लोज मैश के लिए अपन ने इक्वेशन लिख ली किरचॉफ वोल्टेज इक्वेशन। तो न्यूमेरिकल में जितने भी आपके मैश रहेंगे
उतनी आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेंगी, जितनी आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेंगी उतने आपके इसमें नंबर ऑफ अननोन पैरामीटर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका वो बी सी डी ई बी, क्लॉकवाइज आप लेके चल रहे हैं आपने I2 करंट को, और उसी के अकॉर्डिंग आपने इसमें करंट की वैल्यू लिख ली। अब यहाँ पे भी आपका 8 ओम जो रेजिस्टेंस है वो आपका कॉमन है बिटवीन द करंट, मतलब I2 एंड I1, इसलिए यहाँ पे जो अपन इसमें इसकी वैल्यू ले रहे हैं तो I2 माइनस I1 की जो वैल्यू आ रही है वो अपन इस तरीके से इसको इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को उसको सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू इसमें आ जाएगी, तो पता आ जाएगा कि आपकी करंट की वैल्यू जो आपका 8 ओम रेजिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, B टू E फ्लो हो रहा है या फिर E टू B फ्लो हो रहा है। जिस करंट की वैल्यू ज्यादा रहेगी हमेशा वो करंट आपका बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है, उसकी ग्रेटर दैट करंट विल बी द ग्रेटर, और वो जो आपका उसका पाथ जो रहेगा दैट फ्लोज फ्रॉम E टू B। ठीक है, ऐसी सिमिलरली इसी तरीके से आपने मैश एनालिसिस के और न्यूमेरिकल किए हैं आपने, ये अपन सब कर चुके हैं ये वाले न्यूमेरिकल, है ना। यहाँ अपन एक तो क्या है, ये वाला जो न्यूमेरिकल अपन देख रहे हैं इसमें यूज कर रहे हैं अपन सोर्स कन्वर्जन। मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो आपका वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, मतलब ये जो है अंदर सिंबल बना हुआ है वो करंट सोर्स का है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स और 6 ओम रेजिस्टेंस, इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया। वी कैन कन्वर्ट दैट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स इनटू द वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, मतलब डिपेंडेंसी तो वही रहेगी, वोल्टेज डिपेंडेंट रहेगा, बस अंदर आपका जो रहेगा सोर्स वो चेंज हो जाएगा। करंट सोर्स को अपन वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, और उसमें यूज किसका करेंगे, जैसे जो भी आपका इसमें करंट सोर्स की जो वैल्यू है जैसे 0.5 V1 हो रही है, और इसी के साथ मल्टीप्लाई अपन करेंगे इसके पैरेलल में जो आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस जो कनेक्ट है वो आपका 6 ओम रेजिस्टेंस में कनेक्टेड है, तो उसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0.5 V1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी आपकी 3V1। 3V1 से अपन इससे इंडिकेट कर दिया, और यहाँ जो आपका रेजिस्टेंस पहले में कनेक्टेड था उसको अपन ने यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली वही अपन ने फिर से यही किया है कि अपन ने KVL अप्लाई किया है डिफरेंट मैश में, 2 मैश है तो उसको सॉल्व कर दिया ना। यहाँ पे 3 मैश है तो 3 मैश करंट के लिए इसको सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे 2 मैश है 2 मैश के लिए सॉल्व कर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशंस अपन ने इसमें यूज करी है। इसी तरीके से यहाँ पे आपका नोडल एनालिसिस जो अपन देख रहे हैं, तो नोडल एनालिसिस का स्टेप क्या रहेगा कि आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कितने वेरियस नोड्स आपके इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंट नोड्स जो है वो आपके सबसे पहले उसको मार्क कर देंगे जितने आपके नोड रहेंगे, फिर अपन ये देखेंगे कि कितने आपके नोड हैं, उस एक नोड को अपन एज ए रेफरेंस नोड लेंगे और KCL को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है तो ये आपका नोडल एनालिसिस के लिए हो जाएगा जो अपन नोडल मेथड अपन ने किया था। ठीक है, इसी से न्यूमेरिकल अपन ने सॉल्व किए थे। मैश एनालिसिस है तो उसके लिए जो अपन ने वहां पे सॉल्व किया था दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ द फॉर दैट मैश एनालिसिस, वहां अपन ने किरचॉफ वोल्टेज अप्लाई कर दिया था। और जब अपन यहाँ पे नोडल एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो इसमें नोडल एनालिसिस में अपन यूज कर रहे हैं वी कैन यूज द किरचॉफ करंट लॉ, इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे आ रही है ना। अगर अपन अब थ्योरम की बात कर रहे हैं तो थ्योरम के लिए सबसे पहले अपन अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे ये जो मैश और नोडल एनालिसिस है ये किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए, एलिमेंट के लिए अपन जब रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्स क्यों निकालते हैं कि मतलब जब अपन करंट और वोल्टेज क्यों निकालते हैं उसके लिए होता है, तो उसके लिए अपन को नंबर ऑफ इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नाउ अगर अपन को सॉल्यूशन को किसी एक इजी मैनर में सॉल्व करना हो या एफिशिएंसी बढ़ाना हो तो अपन अदर मेथड्स यूज करते हैं, और उस अदर मेथड से अपन जो यूज करते हैं वी कैन यूज द डिफरेंट थ्योरम्स, दैट इज द सुपरपोजिशन थ्योरम, हेमलिन्स थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम। तो 3 थ्योरम इसमें यूज कर लेते हैं अपन। ठीक है, नाउ सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है, तो जब भी अपन कोई भी थ्योरम देखते हैं तो सबसे पहले उसका अपन को स्टेटमेंट पता होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है इसका, इन अ लीनियर नेटवर्क हैविंग मोर देन वन वोल्टेज एंड करंट सोर्स, द टोटल करंट और वोल्टेज इन एनी ब्रांच इज एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स और वोल्टेजेस इन दैट ब्रांच
प्रोड्यूस बाय ईच सोर्स एक्टिंग सेपरेटली। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक बार में अपन एक सोर्स लेंगे और जब अपन एक सोर्स लेंगे उस टाइम पे अदर सोर्सेस आपके रिप्लेस हो जाएंगे। रिप्लेस हो जाएंगे इसका मतलब क्या है, जो भी आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स हमेशा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो भी आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होगा, करंट सोर्स हमेशा आपका ओपन रहेगा, ठीक है ना। जो आपका इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा, फिर अपन किसी भी मेथड से, चाहे अपन सोर्स कन्वर्जन करें, चाहे अपन वोल्टेज डिवाइडर रूल करें, चाहे करंट डिवाइडर रूल करें, या मैश एनालिसिस मेथड करें, या नोडल एनालिसिस मेथड करें, तो उससे अपन ये निकालेंगे कि जो आपने पार्शियल रिस्पॉन्स अपन निकालना चाह रहे हैं पहले वाले सोर्स से वो कितना आ रहा है। फिर इसके बाद यही अपन स्टेप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के लिए भी इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। नाउ अब जैसे कोई क्वेश्चन है आपका, इसमें 8 ओम के अक्रॉस आपको करंट की वैल्यू निकालनी है, सुपरपोजिशन थ्योरम। सबसे पहले आप 20 वोल्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट सोर्स कनेक्टेड है, मतलब आइडियल करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स है मतलब उसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे कोई भी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, तो ये आपका ओपन रहेगा, तो इसको ओपन सर्किट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जब अपन 2 एम्पियर को इसमें कंसीडर करेंगे, तो 2 एम्पियर को जो अपन ने कंसीडर किया है, उस टाइम पे जो आपका वोल्टेज सोर्स है, जो आपका वोल्टेज सोर्स यहाँ पे है 20 वोल्ट का, उसको अपन ने शॉर्ट कर दिया है। शॉर्ट कर दिया है इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि उस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू को अपन ने रिप्लेस कर दिया है उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है तो फिर अपन क्या करेंगे, उसको अपन शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर इंटरनल मान लीजिए इसमें आपका जो आपका वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन रहता, तो वोल्टेज सोर्स के लिए अपन जो शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट करने के बजाय अपन उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से उसको अपन रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू आपकी मिल जाती है आपको। सिमिलरली ये आपका डायग्राम है, जैसे इसमें देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट और 0.2 ओम और 5 वोल्ट और 0.1 ओम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस इसके इन वोल्टेजेस के साथ आपके इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपको गिवन है, ठीक है ना। तो आपकी इसके लिए अपन वैल्यू ले रहे हैं। सिमिलरली थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम में इसमें क्या है कि इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एनी लीनियर एक्टिव नेटवर्क विद आउटपुट टर्मिनल्स ए बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल वोल्टेज सोर्स VTH इन सीरीज विद द सिंगल रेजिस्टेंस RTH। इसका मतलब यह है कि कोई भी लीनियर एक्टिव नेटवर्क रहेगा, उसको अपन रिप्लेस कर देंगे 2 एलिमेंट से। इसका मतलब ये है 2 एलिमेंट कौन से होंगे, एक VTH से और एक RTH से। अब जो अपन बोल रहे हैं VTH और RTH, एक्चुअल में ये क्या है, VTH आपका थेवेनिन वोल्टेज, मतलब ये आपका ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाएगा, और RTH क्या है आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस जैसे अपन सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज कर रहे थे, उसमें आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट कर रहे थे, आइडियल करंट सोर्स था उसको ओपन कर रहे थे, वैसे ही जब अपन यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम को यूज कर रहे हैं, तो उस थेवेनिन थ्योरम के लिए इसकी जो वैल्यू अपन निकालेंगे किसकी, रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी वही कंसेप्ट अपन यूज करेंगे जो आपने सुपरपोजिशन थ्योरम में सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा। और लास्ट में जब अपन VTH और RTH की वैल्यू आ जाएगी, तो अपन एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। फिर जो आपने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे जिस एलिमेंट के अक्रॉस अपन को करंट की वैल्यू निकालनी है उसको रिमूव किया था, या तो हो सकता है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट तक ही आपको पूछा जाए न्यूमेरिकल, या फिर अगर इसके एड ऑन आ जाए, इसके और एक्स्ट्रा में आ जाए आपका न्यूमेरिकल, तो फिर क्या करेंगे अपन, जो आपने RL कनेक्ट किया था उसको अपन रिकनेक्ट कर देंगे दैट RL, और उसको AB टर्मिनल्स के अक्रॉस फिर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में इसमें इसका करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, IL करंट, एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाय द VTH अपॉन RTH प्लस RL। मतलब जो आपने इसमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करी है, थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए, वो तो आप यूज करेंगे ही, और इसके साथ ही जो लोड रेजिस्टेंस आपने रिमूव किया था उसको भी आप इसमें रिकनेक्ट कर देंगे, क्लियर। सिमिलरली इसी में आपकी वैल्यू आ जाएगी करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे 5 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया हुआ है यूजिंग द थेवेनिन थ्योरम। 5 ओम यहाँ पे 5 ओम को अपन रिमूव कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे अपन ने VTH निकाला,
फिर आपने यहाँ पे आरटीएस निकाला, जब आरटीएस निकाला है तो जो भी आपका यहाँ पे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स तो उसको अपन रिप्लेस कर दिया, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट, करंट सोर्स ओपन। ठीक है, ये आरटीएच आ गया आपका। फिर आपने फर्स्ट स्टेप में जो आपने 5 ओम को रिकनेक्ट किया था उसको रिमूव किया था उसको अपन रिकनेक्ट कर देंगे, और अपन अब ये देख लेंगे कि इस 5 ओम के अक्रॉस विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम आपकी करंट की वैल्यू कितनी आ रही है। तो IL इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL, VTH 10 वोल्ट, RTH 5 ओम, RL 5 ओम, ये इसकी वैल्यू आ गई लाइक दिस। ठीक है, और इसी में और न्यूमेरिकल है। लास्ट इसमें टॉपिक जो अपन देखा था वो आपका नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम जैसे आपने थेवेनिन थ्योरम देखा था वैसे आपको नॉर्टन भी होगा। अब इसमें क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू नॉर्टन थ्योरम एनी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क अक्रॉस इट लोड टर्मिनल कैन बी रिप्लेस बाय सिंगल करंट सोर्स एंड वन पैरेलल रेजिस्टेंस। वहां आप उसको रिप्लेस जो कर रहे हैं ना थेवेनिन थ्योरम में, वहां पर एक वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं और सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इस थ्योरम में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे आपका एक नॉर्टन करंट सोर्स आ जाएगा, सिंगल करंट सोर्स, और इसी के साथ यहाँ पे एक पैरेलल रेजिस्टेंस अपन यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी IN और RN, ये दो वैल्यू आपकी मिल जाएगी। ठीक है ना, IN मतलब क्या है, अब वहां पे क्या था, VTH जो था वो VTH इज अ ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, जो आपका AB टर्मिनल का रहेगा, और यहाँ पे IN मतलब नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट जो है दैट इज द शॉर्ट सर्किट करंट पासिंग थ्रू टर्मिनल AB। ठीक है ना, इस तरीके से आपका हो जाएगा। और RN जो है दैट विल बी द नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, तो जैसे अपन RTH को निकालते थे वैसे ही आप RN भी इसमें निकाल सकते हैं। इसका स्टेप देगा, इसकी प्रोसीजर वही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रिमूव द लोड, मतलब कोई भी अगर इसमें लोड कनेक्ट है उसको अपन रिमूव कर देंगे। उसके बाद इसमें क्या फॉलो करेंगे, इसमें शॉर्ट सर्किट द टर्मिनल AB, क्योंकि इसमें अपन ISC की वैल्यू अपन निकालने हैं, तो शॉर्ट सर्किट करंट इसमें निकाल लेंगे। उसके बाद नाउ रिप्लेस ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज बाय द इंटरनल रेजिस्टेंसेज, जितने भी आपके इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। VTH की वैल्यू निकालने के लिए अपन उसको यूज करेंगे, और फिर अपन RTH की वैल्यू अपन निकालने के लिए इस स्टेप को यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, फिर अपन ड्रॉ कर लेंगे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। इसका न्यूमेरिकल आपका है, इसमें पावर लॉस निकालना है विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, तो दिस इज फॉर द यूनिट फर्स्ट जो अपन ने इसमें कंटेंट देखा था। ऐसी जो डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट्स हैं उसका आपका पूरा का पूरा ये जो अपना क्लास PPT है या फिर नोट्स वगैरह है वो सब इसमें मैंने अपलोड करा हुआ है अपने ड्राइव में, और आप लोगों से शेयर भी किया हुआ है। सिमिलरली अपन इसकी बात करें AC सर्किट के लिए, तो ये पूरा का पूरा आपको समझाया जा चुका है। इसमें पीक वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी, फेज डिफरेंस, एवरेज वैल्यू कैसे अपन निकालते हैं उसके बारे में भी अपन इसमें देख चुके हैं पहले से, कैसे उसको अपन निकाल सकते हैं एवरेज वैल्यू को। ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू, है ना, साइनसोइडल के लिए जो एवरेज वैल्यू आएगी दैट इज 0.637 ऑफ आई मैक्स, ऐसे अपन निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू एवरेज वैल्यू के लिए। ठीक है, RMS वैल्यू इस तरीके से अपन निकाली है, RMS वैल्यू बोले इसको, या फिर अपन इसको इफेक्टिव वैल्यू भी बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ इफेक्टिव वैल्यू। तो ये वैल्यू भी अपन इसमें निकाल चुके हैं। ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब सबसे पहले जो वैल्यू आ रही है आपकी इसमें अपन इसमें क्या कर रहे हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करते हैं, जो भी आपका करंट इसमें दिया हुआ है उसका स्क्वायर किया, उसके बाद उन सबका मीन निकाला, उसके बाद उसका मीन निकाला मतलब I1 प्लस I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n नंबर ऑफ है उसको डिवाइड बाय n कर दिया और उसका रूट निकाल दिया अपन ने। ठीक है ना, ऐसे अपन ने RMS वैल्यू के न्यूमेरिकल भी किए थे। इसी से आपका फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर की वैल्यू अपन निकाली थी। फॉर्म फैक्टर 1.11 दैट इज फ्रॉम RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, पीक फैक्टर इज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू, इसमें आ रही है आपकी। ठीक है, ऐसे इसके न्यूमेरिकल अपन ने देखे थे।
फेजर रिप्रेजेंटेशन मतलब कोई भी आपका साइनसॉइड क्वांटिटी है उसको फेजर रिप्रेजेंटेशन से अपन कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, ये आपकी इसमें वैल्यू इंडिकेट की है ना। नाउ इस तरीके से आपका बिहेवियर ऑफ आपका सर्किट, इसका मतलब ये है कि आपने जो भी अपना इसमें ये दिया हुआ है एसी सर्किट कंटेंट किया हुआ है उसके लिए अपन इसको यूज कर रहे हैं फॉर दिस वैल्यू, वो अपन को ये देखना पड़ेगा कि अपना कौन सा अपन ले रहे हैं। रेजिस्टेंस के लिए सिंपल वी आई आपका सेम इसमें रहेगा, है ना। वोल्टेज और करंट की वैल्यू आपकी इसमें सेम है, सेम आ रही है, सेम आ रही है, मतलब इसका मतलब ये है कि सेम आपका फेजर डायग्राम इसका बन रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देन आफ्टर दैट एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, तो इंडक्टेंस से अपन इसमें ले रहे हैं तो आई इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी, तो एल आ रहा है, इसका मतलब ये है इंडक्टेंस में करंट की वैल्यू क्या है, हमेशा आपकी लैग करती है, ठीक है ना। कंडक्टेंस इंडक्टेंस के लिए आपकी लैग करेगी करंट की वैल्यू, तो इसका जो फेजर डायग्राम अपन देखेंगे ये आपको दिख रहा है, ये वोल्टेज आपके बना हुआ है, वोल्टेज के बाद आप करंट मिल रहा है, हमेशा अपन इसमें काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके चलते हैं, इसलिए करंट की वैल्यू इसमें लैग कर रही है। और इसमें जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस जो वैल्यू आ रही है दैट इज एक्सएल की वैल्यू जो आपकी आ रही है दैट विल बी द ओमेगा एल, है ना। सिमिलरली ये कैपेसिटेंस आपने लिया था तो उसमें जो इक्वेशन आपकी निकल के आई थी आई इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इसका मतलब क्या है, करंट की वैल्यू आपकी लीड कर रही है फॉर प्योर कैपेसिटेंस, इट कैन लीड बाय अप्लाइड वोल्टेज बाय पाई बाई टू से आपकी वैल्यू लीड कर रही है, तो एक करंट और वोल्टेज ये वैल्यू आपकी आ गई है लाइक दिस। तो इससे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपने निकाला है द वैल्यू ऑफ एक्स सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ये वैल्यू इसमें आ रही है आपकी एक्स सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी आ रही है। और इसी से जो आपकी सीरीज सर्किट जो अपन ने निकाला है दैट सीरीज सर्किट विल बी द सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट एंड सीरीज आरएलसी सर्किट, तीन तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने वैल्यू लिखी थी आरएल सर्किट, उसी से आपका फेजर डायग्राम, है ना, वोल्टेज ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल, आरसी सर्किट और सिमिलरली आपका आरएलसी सर्किट, ये तीनों अपन ने इसमें देखे हुए हैं, ठीक है। उसी से आपका फिर आपका रेजोनेंस का कंडीशन और फिर इसके न्यूमेरिकल जो अपन ने इसमें सर्किट अपन लेके चलते हैं। ऐसे आपका रेक्टेंगुलर पोलर कन्वर्जन इसमें अपना रहता है और उसी से आपका जो आपको मिल जाता है तो आपके इसमें न्यूमेरिकल्स चाहे आपका आर हो, एल हो या सी हो, और इसी से आपके पहले सर्किट आपके आ जाते हैं। पहले सर्किट के लिए अपन तीन मेथड करते हैं, फेजर मेथड, एडमिटेंस और सिंबॉलिक जे मेथड। तो फेजर मेथड के लिए मतलब फेजर डायग्राम अपन ने इसमें यूज किया हुआ है ना। एडमिटेंस मतलब इन टर्म्स ऑफ वाई अपन इसकी वैल्यू ले रहे हैं, जो भी आपका जैसे अपन सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस लेते थे, यहाँ अपन पहले सर्किट में करंट आपका डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज कॉमन है, तो यहाँ पे आपकी एडमिटेंस की वैल्यू आ रही है, ठीक है। और इसी का न्यूमेरिकल आपका, है ना। तो ये इसी तरीके से आपके जो डिफरेंट अपन ने लिए हुए हैं उसके लिए भी आपकी वैल्यू आ जाएगी लाइक दिस। मैग्नेटिक सर्किट भी अपन इजीली इसमें देख सकते हैं फॉर दिस, इसकी प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी किसी भी मैग्नेटिक सर्किट के लिए उसकी फील्ड की प्रॉपर्टी, फ्लक्स डेंसिटी, परमिएबिलिटी, फ्लक्स डेंसिटी एंड फील्ड इंटेंसिटी बी इक्वल टू एच म्यू एच, जो आप बी एच कर बनाते हैं वो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके लिए मतलब एम्पियर सर्किट लॉ इसमें यूज कर रहे हैं, एच एल इक्वल टू एन आई, ये अपन आगे भी यूज करते हैं इस टर्म को, ठीक है। एक इसमें बायो-सैवर्ट लॉ भी अपन इसमें देखते हैं। फोर्स मतलब जब भी कभी कोई भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में यूज कर रहे हैं तो उसका फोर्स कितना निकल के आ रहा है आपका, उसी से आपका इसमें मैग्नेटिक सर्किट में कौन कौन से आपका पाथ आपको मिल रहा है वो अपन इसमें ले रहे हैं, कौन सा लीकेज फ्लक्स इसमें आ रहा है, रिलेशन एमएमएफ रिलेक्टेंस और एमएमएफ फ्लक्स एमएमएफ रिलेक्टेंस के बीच वो अपन निकाला, फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस, इससे अपन इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सिमिलैरिटीज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट के बीच की वैल्यू क्या क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिससिमिलैरिटीज हैं ये अपन ने देखा था। सिमिलरली इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इंडक्शन कैसे यूज कर रहे हैं, उसमें आपका फैराडेज लॉ को जो अपन यूज कर रहे हैं वो वैल्यू अपन ने इसमें ली है। इंडक्टेंस जो आपका आ रहा है सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो अपन इसमें ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अपन इसमें देख चुके हैं। तो जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक सर्किट में देखा था वैसे मैग्नेटिक सर्किट में आपका सीरीज मैग्नेटिक सर्किट मतलब फ्लक्स की वैल्यू इसमें कॉमन रहेगी, इलेक्ट्रेंस आपका चेंज होता रहेगा इसमें, ठीक है। जैसे फ्लक्स कॉमन है तो एमएम अपन ने इसमें निकाल लिया है। सिमिलरली पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट मतलब आपका जो रहेगा फ्लक्स, जैसे अपना
इलेक्ट्रिक सर्किट में जो आपका करंट था वो आपका डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे पहले मैट सर्किट में जो आपका फ्लक्स है वो आपका डिवाइड हो जाएगा। इसी केस का हम न्यूमेरिकल्स जो आपने डिफरेंट अपन ने इसमें देखे, ठीक है ना। और इसी में जो नेक्स्ट जो है आपका, वो आपका जो अपन ने देखा था जैसे ट्रांसफार्मर के बारे में और बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन की, तो मशीन्स में अपन इसमें ये देखा था कि अपना मेनली जब भी अपन रहेंगे इसमें देखेंगे, इसकी बात करेंगे, या तो आपका ट्रांसफार्मर रहेगा या आपका उसमें डीसी मशीन रहेगा। तो वो भी अपन एक्चुअली में देख चुके हैं, उसकी वैल्यूज को कैसे अपन उसको वो कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर कैसे अपन कोरिलेट कर रहे हैं ये क्वेश्चन से, है ना। और उसके न्यूमेरिकल्स अलग अलग जो अपन ने किए थे, ठीक है। तो ये तो आपका रिवीजन था आपका जो अपन ने इसमें देख रहे थे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आपको तो किसी भी टाइम कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर।